विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पाठ 3 आनुवांशिकी पढ़ रहे थे, जिनमें हमने मेंडल की जानकारी, मेंडल द्वारा किए गए पादप का चयन, मेंडल की जीवनी, उसने मटर के पौधे का चयन क्यों किया और आनुवांशिकी की जो शब्दावली है उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने एकल संकरण, द्विसंकरण के आधार पर मेंडल के वंशागति के 3 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर पाइसम सेटाइवम, जो मटर का वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है, उस पर प्रयोग करते हुए कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो ये नियम 3 है, प्रभाविता के नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनके अंतर्गत हम सबसे पहला नियम पढ़ते हैं आज, प्रभाविता का नियम। ये इंपॉर्टेंट भी नियमों में से कुछ नियम एकल संकरण पर आधारित है, कुछ द्विसंकरण पर आधारित है और इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रभाविता का नियम। जो प्रभाविता का नियम है वो एकल संकरण पर आधारित है। एकल संकरण हमने पढ़ा था, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एकल संकरण कहते हैं। मतलब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकरण कहते हैं। तो ये जो प्रभाविता का नियम है वो कौन से नियम पर आधारित है? एकल संकरण के परिणाम पर आधारित है। अब प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाविता के नियम के समझने के लिए जब हम एक लक्षण के लिए, हमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना है, तो एक लक्षण के लिए समयुग्मजी जो पादप हैं उनका चयन किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, समयुग्मजी पादप, समयुग्मजी मतलब शुद्ध बोलते हैं जिन्हें। तो समयुग्मजी पादपों के मध्य जब संकरण कराया जाता है एक लक्षण को लेकर, तो जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में प्रकट करते हैं वे लक्षण कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एकल संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के विपर्यासी मतलब विपरीत समयुग्मजी, ये ध्यान रखना, समयुग्मजी लिए जाते हैं हमेशा, समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि हम समयुग्मजी शुद्ध लंबे का मतलब दोनों जो युग्म विकल्पी हैं, एक लक्षण को निर्धारण करने में जो युग्म विकल्पी है वो दोनों कैपिटल T शुद्ध लंबे मतलब ये प्रभावी लक्षण है। यहाँ पे हमने जब लक्षणों के बारे में पढ़ा था तो जब लंबेपन के लक्षण की बात की थी तो उसके 2 विकल्प थे, युग्म विकल्पी थे, एक लंबा एक बोना। तो यहाँ पे जो हमने शुद्ध लंबे पौधे लिए, इन शुद्ध लंबे पौधों का संकरण शुद्ध बोने या समयुग्मजी बोने पौधे के साथ कराया, तो ये बोने स्मॉल टी। तो शुद्ध लंबे पौधे का संकरण जब समयुग्मजी बोने पौधे के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं।
तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे हैं, तो लंबेपन का जो गुण है वो यहाँ पे प्रभावी लक्षण है। तो ये कैपिटल डी शुद्ध लंबे पौधे, क्रॉस या संकरण बोलते हैं इसे, शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी युग्म विकल्पी है। जब संकरण होता है तो ये अगली पीढ़ी में जाने से पहले युग्म विकल्पी ये दोनों क्या हो जाते हैं? पृथक पृथक होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो दोनों जो युग्मक हैं वो अलग अलग हो गए, ये कैपिटल डी अलग हो गया, ये कैपिटल डी अलग हो गया, तो दोनों युग्मक पृथक पृथक होकर अगली पीढ़ी में जाएंगे। ये स्मॉल टी अलग हो गया और ये स्मॉल टी अलग हो गया। अब जब इसके दोनों युग्म विकल्पी समान है, इसके भी समान है, तो हम केवल एक बार लेते हैं। इसका एक बार ले लिया क्रॉस कराने में, इसका एक बार ले लिया, दोनों के मध्य जब संकरण होगा तो जो पौधा प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं। कौन से हैं? विषम युग्मजी लंबे पौधे, या इनको अशुद्ध लंबे पौधे भी कहा जाता है। तो F1PD में जो पौधा प्राप्त हुआ वो लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो लंबेपन का गुण है वो कौन सा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। जब इनका अनुपात लिखते हैं तो लक्षण प्रारूप अनुपात में आपको क्या लिखना है? सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, ये इनका लक्षण प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात में लिखना है तो आप लिखेंगे F1PD में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे, बस ये लिखना है। तो F1PD में केवल लंबेपन का लक्षण है वो ही प्रकट हुआ है, तो यहाँ पे जो लंबेपन का गुण है वो प्रभावी लक्षण हो गया और बौनेपन का लक्षण है वो अप्रभावी हो गया। इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ते हैं। ये नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो ये नियम भी मेंडल के एकल संकरण के परिणामों पर आधारित है। ये भी जो हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा वो भी एकल संकरण पर आधारित है, ये नियम भी एकल संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1PD के अशुद्ध या विषम युग्मजी, जो हमने F1PD बनाई थी, जब हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो हमने समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया था। तो हमें F1PD में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और जब ये विषम युग्मजी लंबे पौधे जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो अगली पीढ़ी में जाने से पहले जो युग्म विकल्पी है उसमें जो लक्षण है, जो प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है, वो युग्मक में बढ़ते समय दोनों पृथक पृथक युग्मकों में चले जाते हैं। यानी दोनों युग्मक बढ़ते समय जो युग्मक में है ना वो लक्षण है वो अलग अलग युग्मकों में जाते हैं और वो अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे हम पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। तो हमने जब प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि F1PD में केवल हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, लेकिन जब हम पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तो हम देखेंगे कि जब F1PD से जब F2PD प्राप्त होती है, प्रथम पीढ़ी से जब द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है, तो जो बौनेपन का लक्षण है जो F1PD में छिप गया था वो F2PD में हमें पुनः दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि युग्मक जो होते हैं, जो युग्म विकल्पी के अंदर जो युग्मक होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो एक दूसरे को सदूषित प्रदूषित किए बिना ही अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब एक लक्षण वो दूसरे लक्षण को, या एक युग्म विकल्पी है वो दूसरे युग्म विकल्पी को सदूषित नहीं करता, तथा प्रत्येक युग्मक एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी बह जाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ये तो इसकी परिभाषा है, उदाहरण से समझते हैं तब समझ में आएगा। जैसे शुद्ध या समयुग्मजी लंबे पौधे
का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाते हैं। शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया तो शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी, शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी। अब जब ये युग्मक बनेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग और स्मॉल टी अलग। अब अलग अलग जाते हैं तो ये हमने कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, क्योंकि दोनों समान है, ये दोनों कैपिटल टी है तो एक ही इसमें एक, तो ये जब ये इनके बीच में संकरण होगा तो हमें अब 1 पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये जो F1 पीढ़ी है ये जनक पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है, और ये जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है उसमें सभी विषम युग्मजी लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। और अब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब विषम युग्मजी लंबे पौधों के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी लंबे, और इसका संकरण हम विषम युग्मजी लंबे पौधे के साथ करवाते हैं। तो जब ये युग्मक बनेंगे तो दोनों पृथक पृथक होकर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो इसलिए इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। और दोनों युग्म विकल्पी के अंदर जब दोनों एक साथ रहते हुए एक दूसरे को बिना प्रदूषित या सदूषित किए, एक दूसरे को बिना सदूषित किए साथ साथ रहते हैं, इसलिए इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। तो अब F2 पीढ़ी बनाते हैं। तो F2 पीढ़ी बनाते समय ये जो कैपिटल टी है ये इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो हमें जो पौधा प्राप्त होगा वो होगा शुद्ध लंबा या समयुग्मजी लंबा। इस कैपिटल टी का दूसरे इसके स्मॉल टी के साथ संकरण हुआ तो अशुद्ध लंबा, स्मॉल टी है वो इस कैपिटल टी के साथ मिला तो अशुद्ध लंबा, ये जो स्मॉल टी है वो इस स्मॉल टी के साथ मिला तो शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में जो बोनेपन का लक्षण है जो छिप गया था वो हमें F2 पीढ़ी में, ये जो F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई है इस F2 पीढ़ी में हमें पुनः प्राप्त होते हैं। तो इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो अब इनके लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात, लिखते हैं। तो लक्षण प्रारूप अनुपात में केवल आपको इतना लिखना है, जैसे हमने लक्षण में लिए लंबे और बोने पौधे, तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप अनुपात में हमें लिखने हैं लंबे पौधे अनुपात बोने पौधे। तो लंबे पौधे ये पौधे हैं, ये लंबे हैं, ये पौधे हैं, ये भी लंबे हैं। ये समयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय है ये नहीं देखना, ये लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है। तो 1 2 3, तो लंबे पौधे का अनुपात आ गया 3 और बोना का अनुपात है 1। तो इनका जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो क्या प्राप्त होगा, 3:1, यानी 75% लंबे पौधे और 25% बोने पौधे। अब जीन प्रारूप अनुपात लिखेंगे तो समयुग्मजी लंबे, विषमयुग्मजी लंबे, और समयुग्मजी बोने। तो समयुग्मजी लंबे ये है शुद्ध, या इसको समयुग्मजी लंबा बोलते हैं, ये 1 है,
ये अशुद्ध या इसको विषम युग्मजी, ये अशुद्ध या विषम युग्मजी, ये पौधे 2 हैं और समयुग्मजी बोन्य पौधे हैं वो 1 है। तो इनका अनुपात 1, 2 और 1। तो जो लक्षण, जो बोन्यपन का लक्षण F1PD में छिप गया था वो F2PD में पुनः दिखाई देता है। तो ये इसका उदाहरण हो गया। परीक्षा में आए तो ये परिभाषा लिखनी है, इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझाना है और लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात लिखने हैं। जीन प्रारूप अनुपात हमारा प्राप्त होता है 2:1:2:1। परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है कि एकल संकरण में या पृथक्करण के नियम में F2PD में प्राप्त लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए या जीन प्रारूप अनुपात लिखिए। तो हमेशा ध्यान रखना यही प्राप्त होता है एकल संकरण में 3:1। तो लक्षण प्रारूप अनुपात F2PD का और F2PD का जो जीन प्रारूप अनुपात है वो हमेशा 1:2:1 प्राप्त होता है। अब हम तीसरा नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यय का नियम बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसे लिखें, याद करें, समझें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।